हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑन ग्रिड सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्यों यूज करते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, किस कंपोनेंट की क्या, कैसे उसको सेलेक्ट करना चाहिए या बाकी डिटेल। आज के वीडियो में हम ऑफ ग्रिड सिस्टम जो हमारा होता है सोलर का, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनका क्या काम है और क्यों लगाना ज़रूरी है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो भी वीडियो बनते हैं उनकी लिंक को आप आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोलर की एक्चुअल टेक्निकल एजुकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चर्चा की आज हम शुरुआत करते हैं। सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में हम जानेंगे। ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम बोल दीजिए या सिस्टम का डायग्राम बोल दीजिए। आप इसमें जैसे देख रहे हैं सोलर पैनल है, पीवी कंबाइनर बॉक्स है। ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर आप देखोगे तो वहाँ हम डीसी बोलते हैं उसे, डीसी डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ इसे कंबाइनर बॉक्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो मॉड्यूल लगाए जाते हैं वो ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग नहीं बनाई जाती। बहुत सारे पैनलों को जब हम लगाते हैं तो उसको हमको सीरीज पैरेलल दोनों का मिक्सिंग करके बनाना पड़ता है, कॉम्बिनेशन करके बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वर्टर की जो वोल्टेज रेंज है या जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है दोनों लिमिटेड रहती है। इसीलिए हम ऐसा नहीं है कि पूरे पैनलों की 10 पैनल 15 पैनल या 20 पैनल को एक स्ट्रिंग में जोड़ सकें। हमें छोटी छोटी स्ट्रिंग बनाना पड़ती है, फिर उनको पैरेलल करना पड़ता है। तो ये हमारा पीवी कंबाइनर बॉक्स होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो भी आउटपुट आ रहा है वो मेरे इन्वर्टर में आएगा। अब इसमें आप देखो इन्वर्टर विद कंट्रोलर लिखा है, ठीक है। मतलब ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर ही इनबिल्ट है कंट्रोलर। हमने इससे पहले के वीडियो में ये देख चुके हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर जिसमें एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं, या आपका एसएमयू के साथ वाला नॉर्मल इन्वर्टर होता है, या सोलर के इन्वर्टर होते हैं, जो भी दो प्रकार के आते हैं। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा इन्वर्टर लग गया, फिर इसके साथ बैटरी रहती है क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अब आप इसको देख के ये बोल सकते हैं कि सिर्फ इतने ही कंपोनेंटों से मेरा सिस्टम क्या कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैनल आप डायरेक्ट रूप पे रखोगे क्या? नहीं रख सकते, हवा आएगी, ठीक है, कोई ले जा भी सकता है, चोरी का डर भी रहता है, उसे हमें फिक्स करने की ज़रूरत है ना। हवा का प्रेशर ना आए, उस पर ख़राब ना हो वो ज़मीन पे रखे हुए, टिल्ट एंगल देना है उसमें। कंबाइनर बॉक्स है तो ऐसा तो है नहीं कि हम सोलर पैनल को डायरेक्ट पीवी कंबाइनर बॉक्स से कनेक्ट कर देंगे, दोनों के बीच में हमें डीसी केबल भी लगाना पड़ेगी। फिर केबल को ऐसे तो ला नहीं सकते, उसमें क्या करना पड़ेगा, कंड्यूट पाइप लगाना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करना पड़ेगी, एसीडी भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इन्वर्टर जो सप्लाई देगा वो आउटपुट पे एसी सप्लाई देगा। तो इसलिए इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट और मटेरियल हैं जो हमें ऑफ ग्रिड सिस्टम की जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं या अगर हम हमारे घर में लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन सिस्टमों में, ऑफ ग्रिड सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट किस लिए लगाया जाता है, और ये लगाने से या ना लगाने से मेरे सिस्टम के पावर जो बना रहा है वो प्रोडक्शन, उसमें कोई फ़र्क आएगा या नहीं। ये मेन कंपोनेंट है जो आपको यूज़ होंगे। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये मेजर कंपोनेंट है आपके, जिसकी आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इससे आपका जो सिस्टम की कॉस्ट है बाद में जब आप एक्चुअल इंस्टॉलेशन करने जाएंगे तो आपको फ़र्क आ सकता है। सोलर मॉड्यूल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, एससीबी स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन बॉक्स, एसएमबी स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स या मैनेजमेंट बॉक्स, या एजेबी एरे जंक्शन बॉक्स। ठीक है, स्ट्रिंग मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बॉक्स में हम पूरा मैनेज कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंगों को। उस पर स्काडा सिस्टम भी लगा सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। फिर आता है मेरा चार्ज कंट्रोलर। ये इनबिल्ट भी हो सकता है मेरे इन्वर्टर में और एक्सटर्नल भी हो सकता है। फिर आती है मेरी बैटरी बैंक। बैटरियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम नॉर्मल वायर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बैटरी से जो इन्वर्टर को जोड़ेंगे तो वहाँ हमारा डीसी जो करंट जाएगा वो बहुत ज़्यादा रेटिंग का होगा। अगर मैं पतला वायर यूज करता हूँ तो वो गर्म होगा, मेल्ट भी हो सकता है। फिर लग्स आते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट तार को छील के ट्विस्ट करके नहीं लगा सकते, उधर स्पार्क हो सकता है, साल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लूज कनेक्शन रहते हैं। फिर एसीडी भी लगाना पड़ेगा, अभी हमने बात की थी प्रोटेक्शन के लिए। एसी साइड में एसी केबल है, इन्वर्टर से एसीडीबी और मेरा लोड ये एसी केबल से कनेक्ट होगा, और सोलर मॉड्यूल से एजेबी या एसएमबी या एससीबी
और उससे मेरा इन्वर्टर, ये जो वायरिंग है ये मेरी डीसी वायर से होगी। अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है ये सेल्फ पावर प्रोडक्शन करता है। सेल्फ पावर प्रोडक्शन का मतलब है कहीं से इसको रेफरेंस नहीं लेना है, जो इसे पावर मिला ये उसको ट्रांसफार्मर रहता है इसमें, तो ये उसे क्या कर देता है, सीधे एसी सप्लाई में हायर वोल्टेज 230 में कन्वर्ट करके हमको दे देता है ना। तो उससे क्या होगा, इसकी बॉडी में लीकेज भी आ सकता है। तो अगर अर्थिंग नहीं लगी है तो हमारे लिए ये रिस्की हो सकता है। फिर चार्ज चेंज ओवर। चेंज ओवर क्या है हमारा, चेंज ओवर बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल में लिखा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जब आएगा आगे की स्लाइडों में तो मैं आपको बताऊंगा कि एक चेंज ओवर होने से कितना आप एक्सपेंस बचा सकते हैं अपना, ये जो बार बार साइडों पे कंप्लेंट आती है, और कितना हेल्पफुल हो जाता है सिस्टम का मेंटेनेंस करना। फिर इसके बाद आता है मेरा बैटरी स्टैंड। देखिए बैटरी स्टैंड भी ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आप अगर बैटरी स्टैंड नहीं लगाएंगे तो आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन सिस्टमेटिक जो कहा जाता है वो वर्क आपका बैटरी स्टैंड से ही हो पाता है। हो सकता है आपके इन्वर्टर में 8 बैटरी लग रही हो, 10 बैटरी लग रही हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसे पूरे फ्लोर पे फैला के रख देंगे। बैटरी स्टैंड में क्या होगा, आप उसे 2 या 3 रैक का बना के प्रॉपर जमा देंगे, तो एक कम जगह में ज़्यादा बैटरी रखी जा सकती हैं, वायर भी कम लगेगा। ठीक है, तो बैटरी स्टैंड जब हम यूज करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी बैटरी स्टैंड पे बैटरी डायरेक्ट नहीं रखना है, आपको इसके बीच में इंसुलेशन लगाना है। या तो आप रबड़ यूज कर सकते हैं, या प्लाई का जो प्लाई आती है वुडन प्लाई वो यूज कर सकते हैं, या एक्रिलिक की सीट यूज कर सकते हैं, है ना। बट बैटरी का जो पानी निकलता है इससे हमारी प्लाई खराब हो जाती है। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन है जो ख़राब नहीं होता वो हमारी रबड़ सीट जो आती हैं वही होती हैं, तो आप वो उपयोग कर सकते हैं। अब एक एक कंपोनेंट को हम देखेंगे। बहुत सारे इसमें ऐसे कंपोनेंट हैं जो हम ऑलरेडी ऑन ग्रिड सिस्टम की जब कंपोनेंट हमने देखा था तो उसमें देख चुके थे, तो हो सकता है आपको वो रिपीट हो, तो हम उस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मॉड्यूल है, इसके सारे पैरामीटर के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ज़रूरत है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें इसे जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके जो पुराना वीडियो है उसमें जाके आप इसे पढ़ सकते हैं प्रॉपर, वहाँ मैंने आप प्रॉपर एक्सप्लेन किया है इसे। टाइप ऑफ मॉड्यूल ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोक्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन और थिन फिल्म। फिर बात आती है मेरे इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर में हमने पहले ही सेपरेट वीडियो में देखा है कि मेरे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में 3 प्रकार से यूज कर सकता हूँ, है ना। एक इन्वर्टर मेरा नॉर्मल इन्वर्टर जिसमें मैं क्या करूँ, चार्ज कंट्रोलर लगा दूँ बैटरी चार्ज करने, या नॉर्मल इन्वर्टर में मैं SMU, ठीक है, सोलर मैनेजमेंट यूनिट लगा दूँ, या फिर मैं सोलर इन्वर्टर यूज कर लूँ। अब सोलर इन्वर्टर भी मेरे 2 प्रकार के आते हैं, एक आपका PWM इन्वर्टर होता है और दूसरा आपका MPPT इन्वर्टर होता है। तो ये आपके इन्वर्टर के टाइप है। सारे जितने ये कंपोनेंट है ऑफ ग्रिड के, इन सभी कंपोनेंटों पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप इतना मत ये लोड लीजिएगा या सोचिएगा कि यार केवल बेसिक बताया जा रहा है। यहाँ सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट यूज होता है और उसका क्या काम है। कंपोनेंट के सेपरेट वीडियो हम एक एक जितने भी कंपोनेंट हैं सबके सेपरेट डिटेल बाद में समझेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये है इन्वर्टर जो मैं बात कर रहा था, ये आपका नॉर्मल इन्वर्टर है जिसमें एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर लगा के हम इसे सोलर बना सकते हैं। फिर ये इन्वर्टर है जिसके अंदर आपका PWM या MPPT दोनों प्रकार के चार्ज कंट्रोलर लगा के सोलर इन्वर्टर होते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, बैटरी ऑफ ग्रिड सिस्टम का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। बिना इसके सिस्टम पे रिलायबिलिटी या सिस्टम पे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैटरी जितनी अच्छी होगी आपका सिस्टम उतना प्रॉपर आपको बैकअप देगा, उतना अच्छा वर्क करेगा। पेट्रोल पंप हो या इंस्टीट्यूट हो या हॉस्पिटल हो, ऐसी जगह जहां हमें कंटिन्यूस पावर की ज़रूरत है, तो वहां अगर आपकी बैटरी धोखा दे देती है या ख़राब है ना, प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो फिर हमारा सिस्टम हमको दिक्कत देगा ही देगा। ये अलग अलग प्रकार की बैटरियां हैं, हर बैटरी का अलग काम होता है। जहां जैसी बैटरी यूज होती है हम वैसी बैटरी यूज कर सकते हैं। C10, C20, C5 ये अलग कैपेसिटी रेटिंग होती हैं। और बैटरी के टाइप है, लेड एसिड है आपकी जो घर में नॉर्मल आपको देखने मिल जाएगी,
एल्कलीन है, सील्ड लेड एसिड है, SMF बोलते हैं जिसे, निकल कैडमियम है, लिथियम आयन है, क्वाइन बैटरी है, जिंक कार्बन है। तो बहुत सारी अलग अलग बैटरी होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये स्ट्रक्चर है हमारे, ये भी हम ऑन ग्रिड सिस्टम में देख चुके हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग सारी साइडों पे आपको साइड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लगाना चाहिए। फिर आते हैं मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के मटेरियल पे। ये आपका स्क्वायर पाइप है, लिप चैनल होता है, स्ट्रट चैनल होता है। एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है टीन सेटों पे ताकि वेट कम हो, और क्योंकि हम टीन सेट पे जब लगाते हैं तो वहाँ हमें वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो हम वहाँ हॉट डिप या GI या आपका MS यूज नहीं करते, हम एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उससे क्या होता है, लाइट वेटेड होता है वो। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हम रूफ पे इसे फिक्स करते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, रूफ पंच करते हैं, फिर उसमें फास्टनर लगाते हैं, केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, या ज़मीन में करते हैं तो हम उसमें ग्राउटिंग करते हैं। तो हमें ये पेडेस्टल वर्क करना चाहिए। जब हम ग्राउंड में लगा रहे हैं तो नीचे आप याद रखिए, ठीक है, अगर पाइल बनाए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पाइल नहीं बनाई है तो फुटिंग जरूर करिए। फुटिंग नहीं करेंगे तो जो आपके लेग हैं वो उतने स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बाकी एसेसरीज हैं जो स्ट्रक्चर में यूज होती हैं। हर एसेसरीज का अपना एक अलग रोल है, अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। एंगल कनेक्टर, जिन जगहों पे हमें स्ट्रक्चर में एंगल देना होता है, ठीक है, तो हम एंगल कनेक्टर लगा के डायरेक्ट उसे एंगल के लिए मूवेबल बना सकते हैं। MS के नट बोल्ट होते हैं, SS के नट बोल्ट होते हैं। ठीक है, SS के कॉस्टली होते हैं, MS के सस्ते होते हैं, लेकिन जंग लग सकती है इसमें, है ना। GI के भी होते हैं आपके। एंकर फास्टनर है, जब हम स्ट्रक्चर फिक्स करते हैं या वॉल माउंटेड करते हैं तो हमको ये ज़रूरत पड़ती है। ब्रेसिंग लगाते हैं जब वॉल से स्ट्रक्चर में, तो भी हमें फास्टनर चाहिए। अलग अलग प्रकार के आते हैं। केमिकल क्यों यूज होता है, क्योंकि जब हम रूफ पंच करते हैं तो हम जब उसमें फास्टनर लगाते हैं तो उसमें पानी जाने का, ठीक है, सीपेज होने का, लीक होने का डर होता है। तो केमिकल लगाने से वो क्या होता है, एयर टाइट हो जाता है, चोक हो जाता है। तो हम ये सारे कंपोनेंट, इसलिए अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग रोल है हमारे पूरे इंस्टॉलेशन में। ये टीन सेट पे लगाने वाले स्ट्रक्चर हैं। आप देखो, अगर आपके टीन सेट में प्रॉपर टिल्ट एंगल है जितना हमें चाहिए, तो आप डायरेक्ट उसे अलोंग द रूफ या अलोंग द स्लोप लगा सकते हैं मोनोरेल या मिनी रेल से। लेकिन अगर उसमें स्लोप नहीं है, फ्लैट है वो, तो फिर आपको स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा जिसमें थोड़ा बहुत बैक साइड से आपको लेग देके टिल्ट देना पड़ेगा आपकी मॉड्यूलों को। ये टीन सेट पे जब हम स्ट्रक्चर लगाते हैं तो ये उसके कंपोनेंट हैं। सेल्फ थ्रेड स्क्रू होता है। अगर हम टीन सेट पे जब स्ट्रक्चर लगा रहे हो, नीचे हमें टीन सेट के मेंबर मिलता है, मतलब राफ्टर मिल जाए या पर्लिन मिल जाए, बीम मिल जाए, गाटर मिल जाए, तो हम वहाँ सेल्फ थ्रेड कर सकते हैं या जे हुक लगा सकते हैं ना, आपके यू बोल्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट टीन सेट पे है, नीचे उसके कुछ भी नहीं आ रहा, तो वहाँ हमें रिवेट यूज करना पड़ेंगे। ठीक है, फिर ये आपकी मोनोरेल, माइक्रो रेल है, एल्युमिनियम की बनी होती है। आप डायरेक्ट पर्लिन को काट के भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर GI की हो जाएगी, उसका वेट भी होता है, ये थोड़ी कॉस्ट कम रहती है, इसकी चीपर होती है ये। फिर आपका EPDM टेप है। EPDM टेप क्या करते हैं, जब हम मोनोरेल या मिनी रेल को रूफ टीन सेट पे लगाते हैं तो इस रेल के नीचे पूरा ये टेप लगा देते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो जब हम इसमें टाइट करते हैं सेल्फ थ्रेड तो ये दब जाता है, तो हमारे चूड़ियाँ जो हैं, थ्रेड्स हैं हमारे, उसकी उसमें फिक्स हो जाएगा, तो वहाँ से पानी नहीं जाएगा। दूसरा, मेरे स्ट्रक्चर और टीन सेट के बीच में, क्योंकि दो डिफरेंट वो है, टीन सेट लोहे का है, आपका पेंट है उसके ऊपर, और मेरी ये रेल है, दोनों के बीच जब बारिश का पानी जमा होगा, धूप लगेगी, हवा लगेगी, तो वहाँ कोरोजन हो सकता है ना, या तो टीन सेट खत जाएगा। अब मेरा स्ट्रक्चर एल्युमिनियम का है तो ये खराब तो होगा नहीं, तो टीन सेट वहाँ से खराब हो जाएगा। EPDM टेप होने से क्या होता है, उतनी जगह एयर टाइट हो जाती है। सिलिकॉन सीलेंट क्या करते हैं, जब सेल थ्रेड या रिवेट लगाया जाता है तो इसके ऊपर हम सिलिकॉन लगा देते हैं ताकि ऊपर से पानी जाने का रिस्क खत्म हो जाए, है ना। फिर ये DCDB है मेरा, इस प्रकार का DCDB होता है, लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम के कंपोनेंटों में हम DCDB की जगह AJB लगाते हैं। AJB इस प्रकार का होता है, जैसे आप ये पहला वाला देख रहे हैं 4-1, मतलब 4 इनपुट हैं, या आप देखो 4 फ्यूज हैं, फिर ये इधर आके हमको एक आउटपुट मिल गया है। सेकंड वाले में आप देखो 3-in-1 आउट है, इसमें MCB लगी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा आप, MCB जो है
डीसी-डीवी में एमसीबी जब हम लगाते हैं तो हम स्ट्रिंग का करंट देखते हैं, लेकिन एजेबी या एससीबी में जब हम स्ट्रिंग में इसमें कनेक्ट करेंगे और एमसीबी चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो जो टोटल हो रहा है मेरा, जैसे 3 इन 1 आउट लिखा है, इसका मतलब ये 3 स्ट्रिंगें पैरेलल होंगी, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग का करंट अगर 8 एम्पियर है तो हमें एमसीबी कितने रेटिंग की लगाना पड़ेगी, 8 गुणे 3, इतनी एमसीबी लगाना पड़ेगी कि वो 24 एम्पियर जो करंट है मेरे उसको झेल सके, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर हो। आप इधर देख रहे हैं बड़ी इमेज में, ये बहुत बड़ा एजेबी है। इसमें आपका क्या है, आपके कस्टमाइज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 20 स्ट्रिंग लग रही है, 30 स्ट्रिंग लग रही है, तो आप इस प्रकार के एजेबी बना सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि उसको हैंडल करना या इंस्टॉल करना इजी हो। ऐसा नहीं कि हम 50 स्ट्रिंग का बना लें बड़ा बॉक्स, छोटे बना लीजिए, भले ही 2 या 3 लगा लीजिए, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आपने 50 इन 1 बना लिया, इसका मतलब आप 50 स्ट्रिंग को एक आउटपुट ले रहे हैं, तो उससे आप सोचो क्या होगा, जो करंट है आउटपुट में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, केबल गर्म होने का, आग लगने का, शॉर्ट सर्किट होने का। तो इसलिए छोटे छोटे बॉक्स बना लीजिए ताकि करंट कम हो। फिर आता है मेरा एजेबी, तो सेम यही एजेबी मेरा मैंने ऑन ग्रिड सिस्टम में भी देखा था। क्या होता है, जो मेरे इन्वर्टर का आउटपुट है, जो उस पर करंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं एसीडीबी मेरा सेलेक्ट कर लूँगा। एसीडीबी में क्या है, मेरा एमसीबी है, मेरी जो आउटपुट लाइन है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं एमसीबी ले लूँगा, जो उसका वोल्टेज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं एसपीडी सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये मेरा एसीडीबी हो जाएगा। फिर मेरी बात आती है डीसी केबल की, तो आप इसमें देख सकते हो साइड में एक टेबल दी है। इस टेबल से हम क्या देख सकते हैं, मीन्स अगर मेरी स्ट्रिंग का या मेरे एजेबी का जो आउटपुट करंट है वो 41 एम्पियर हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या है, 1.5 mm की मैं केबल यूज नहीं कर सकता, मुझे मिनिमम 2.5 स्क्वायर mm की केबल यूज करना पड़ेगी। और इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा, हमेशा एक्सेल जो भी आप टेबल लेंगे डीसी केबल के करंट कैरिंग कैपेसिटी या डाटा शीट की या ऑनलाइन भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो आपका ओम है, मीन्स आपका ये जो पर किलोमीटर में मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई, ठीक है, V/I से आप निकाल सकते हो, इधर R को इस साइड कर दीजिए और I को इधर कर दीजिए तो IR हो जाएगा, ठीक है। तो IR आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो R आपको चाहिए कैलकुलेशन के लिए, वो R कहाँ से मिलेगा, ये जो टेबल में ये जो रेजिस्टेंस दिया है ओम पर किलोमीटर, इससे मिल जाएगा आपको, है ना। इससे आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं आपके, कि मेरी ये लंबाई में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 3% लेते हैं, ठीक है, कुछ सिस्टमों में 5% भी चलाया जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो फिर आपको केबल की जो थिकनेस है वो बढ़ाना पड़ेगी। आप 2.5 की ले रहे थे लेकिन आपका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको 4 स्क्वायर mm की केबल लेना पड़ेगी। फिर हम आ जाते हैं बैटरी कनेक्टर पे। तो ये जो ब्रास के आपको कनेक्टर दिख रहे हैं, आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल की जो बैटरी रहती हैं उनके कनेक्टर गोल होते हैं, उसमें हम नट बोल्ट से लक को नहीं लगा सकते, वहाँ हमें यही कनेक्टर यूज करना पड़ेंगे। और जो ये आप वायर देख रहे हैं, तो नॉर्मली लेड एसिड बैटरी में, ठीक है, और कुछ ऐसे में बैटरी में भी आपके होल आते हैं जिसमें आप नट बोल्ट से लक को फिक्स करके कनेक्शन बना सकते हैं, बैटरी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एसी केबल सिंगल कोर होती है, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर तक आती है, मल्टी स्टैंड आती है, ठीक है, सिंगल स्टैंड आती हैं। तो अलग अलग, जैसी आपकी एल्युमिनियम है, कॉपर है, आर्मर्ड है, अनआर्मर्ड है, बहुत प्रकार की एसी केबल आती हैं। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप उसके अनुसार ही केबल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। जितना बेहतर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे हम कॉस्ट भी बचा सकते हैं और हमारे सिस्टम में जो फॉल्ट आने हैं फ्यूचर में उन्हें भी कम किया जा सकता है। केबल जॉइंट, केबल जॉइंट क्या होता है, केबल जॉइंट देखिए, आप स्ट्रिंग बना रहे हैं, अब आपको हो सकता है 2 पैनल पैरेलल करना पड़े, तो या तो आप उनके MC4 काट के आपस में छील के उन्हें ज्वाइंट करके टेप कर दीजिए, या वाई कनेक्टर यूज कर लीजिए, ठीक है। वाई कनेक्टर यूज करने से क्या होगा, हमारे मॉड्यूलों के जो कनेक्टर्स हैं वो हमें नहीं काटना पड़ेंगे। हम कल के दिन फ्यूचर में यदि कोई मॉड्यूल में प्रॉब्लम आती है तो उसे डायरेक्ट रिमूव करके दूसरा इजीली लगा सकते हैं। जॉइंट नहीं करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो मॉड्यूलों में। आप MC4 कनेक्टर यूज करिए। टेप इंसुलेशन, जहाँ आपने जॉइंट बनाया है वहाँ टेपिंग जरूर करिए, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है जिसमें 6 स्क्रू हैं, इसे न्यूट्रल लिंक बोलते हैं। न्यूट्रल लिंक हम क्यों यूज करते हैं,
कई बार क्या होता है हमें बहुत सारे न्यूट्रल लाना पड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम घर की वायरिंग करते हैं ऑफ ग्रिड में, क्योंकि वायरिंग करना पड़ती है अप्लायंसेस की, तो हम पूरे न्यूट्रल को लाके इसमें कॉमन कर देते हैं और हमारे इन्वर्टर से एक न्यूट्रल निकाल के इसमें लगा देंगे, तो वो सारे न्यूट्रल उससे कनेक्ट हो जाएंगे। और बाकी जो मेरे मेंस निकल रहा है, जो मेरा फेस निकल रहा है, उस फेस पे जितनी लाइनें गई हैं उन सब पे एक एक एमसीबी दे देंगे। न्यूट्रल पे एमसीबी देंगे नहीं तो हम न्यूट्रल को न्यूट्रल लिंक पे कॉमन कर देंगे। फिर आती है मेरी ड्रेसिंग। ये भी हमने ऑन ग्रिड सिस्टम में देखा है कि हमें सिस्टम को प्रॉपर ड्रेसिंग करना चाहिए, सुंदरता के लिए भी, और फ्यूचर में अगर हमें उसमें कोई मेंटेनेंस काम करना है, कोई टेस्टिंग करना है, रिपेयरिंग करना है, तो इजीली वायरों का जाल हमें ना मिले, हम उसे प्रॉपर टेस्ट कर सके। तो आप केसिंग केपिंग यूज कर सकते हो, जीआई की जो केबल ट्रे आती है आप वो यूज कर सकते हो, और पीवीसी पाइप यूज कर सकते हैं। अब पीवीसी पाइप की है तो उसके साथ आप बैंड लगाएंगे, टी लगाएंगे, एल्बो लगाएंगे। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इसका नाम बैंड नहीं है, इसे टी बोलते हैं, वो लिखने में मिस्टेक हो गई है ये। इसके बाद आपकी और बाकी एसेसरीज हैं छोटी जो हम लगा सकते हैं ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए, और हमारी जो वायरिंग है उसे प्रॉपर करने के लिए, ड्रेसिंग प्रॉपर करने के लिए। लग होते हैं हमारे रिंग टाइप, पिन टाइप और यू टाइप, ठीक है। आपके पीवीसी सैडल होता है, जब हम पाइप ठोकते हैं तो उसमें यूज करते हैं। केबल टाई होती है ना, तारों को किसी भी मेंबर या उससे बांधने के लिए ताकि वो झूलती हुई ना दिखे। फेरल होती हैं, ये भी हमने समझा है ऑन ग्रिड के वीडियो में कि मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। स्क्रू है आपका, पीवीसी ग्रिप है, जब हम एसीडीबी डीसीडीबी लगाते हैं वॉल पे तो हमें उसे उसमें फिक्स करना पड़ता है। स्टील नेल से नहीं लगाना चाहिए, कल के दिन अगर आपको उसे चेंज करना है या हटाना है उधर से तो उसे निकालने में दिक्कत होगी। आप पीवीसी ग्रिप लगाइए हैमर मशीन से होल करके वहाँ, फिर उसे स्क्रू से टाइट कर दीजिए, या फास्टनर यूज कर लीजिए। तो फास्टनर कॉस्टली पड़ते हैं और उसकी वहाँ रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आप स्क्रू यूज कर सकते हैं। फिर आता है मेरा ये चेंज ओवर स्विच। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक हमारी साइट थी जबलपुर में 10 किलोवाट की। एक दिन वहाँ बहुत तेज पानी गिर रहा था रात के समय, तो जो लोड मेरे इन्वर्टर से कनेक्ट था कस्टमर का वो पूरा बंद हो गया, कोई फॉल्ट आ गया था बारिश के कारण। अब उसकी जो मेजर लोड था, जो मैंने इन्वर्टर पे नहीं जोड़ा था, वो सारा लोड चल रहा था, और जितनी चीज़ें मेरे, उसकी टीवी, उसके लाइट्स पूरे, उसके फैन, उसका सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें जो छोटा लोड जो हम कनेक्ट करते हैं सोलर पे, वो पूरा बंद हो गया था। बाकी लोड, लिफ्ट चल रही थी उसकी, फ्रिज चल रहा था, एसी चल रहा था। तो फिर उनका कॉल आया, सर हमारे यहाँ आधी चीज़ चल रही है, आधी चीज़ जो सोलर पे जुड़ी है वो नहीं चल रही हैं, आजू बाजू वालों का भी पूरा है सप्लाई, उनके घर में प्रॉपर आ रही है, आप आके इसे ठीक कर दीजिए। तो अब पानी गिरते में तेज़ बारिश थी, कोई भी टेक्नीशियन वहाँ जाने तैयार नहीं था क्योंकि दूर थी साइड। तो फिर हमने क्या किया, चूँकि हमने वहाँ चेंज ओवर लगाया था, तो हमने उनको कहा आप एक काम करिए सर, जो चेंज ओवर है आपका, आप उसका लीवर नीचे कर दीजिए। तो वो गए और उन्होंने चेंज ओवर का लीवर जैसे ही नीचे किया तो जितना भी मेरा लोड मेरे इन्वर्टर पे जुड़ा था वो पूरा लोड किस पे शिफ्ट हो गया, उनके घर में जो मेन सप्लाई थी उस पे हो गया। तो क्या हुआ, उनके बाकी लोड चल रहे थे, तो मेरा जैसे ही ये लोड एसी सप्लाई से कनेक्ट हुआ तो वो भी चलने लगा। फिर हमने सुबह जाके उनकी जो फॉल्ट था वो उसे टेस्ट किया और रिपेयर कर दिया। लेकिन उस समय रात के समय कस्टमर को मान लीजिए अगर चेंज ओवर नहीं लगा होता तो फिर अब उसे तो हम ये कह नहीं सकते कि सर एक काम करिए, इन्वर्टर के पीछे या एसीडीबी में जो आपका लोड कनेक्ट है उसे खोल के मेंस पे जोड़ लीजिए। पॉसिबल नहीं है ना, ये हर कस्टमर नहीं कर सकता इलेक्ट्रिकल का काम। तो चेंज ओवर का ये फ़ायदा होता है। अब दूसरा क्या फ़ायदा है, पेट्रोल पंपों पे जैसे आपने लगाया है, अब आपको अगर टेस्टिंग करना है या रिपेयरिंग करना है या मेंटेनेंस करना है इन्वर्टर का, तो आप इसे बार बार बंद चालू नहीं कर सकते कि आप तार हटा दें या लोड बंद कर दें, क्योंकि वहाँ क्या होता है कस्टमर आते जाते रहते हैं, आपकी मशीनें रिफिलिंग की जो होती हैं नोजल वो बंद नहीं होना चाहिए। तो चेंज ओवर अगर लगा है तो आप उसे चेंज ओवर पे स्विच कर दीजिए, पूरी जो मशीनें हैं वो आपकी मेंस पे चलने लगेंगी। उतनी देर आप आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर काम करना है वो करके टेस्ट करके लोड से, मैनुअल लोड से, और फिर पूरा लोड इस पर स्विच कर दीजिए। तो चेंज ओवर का ये फ़ायदा होता है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए आप जहां भी ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं उसमें चेंज ओवर का उपयोग ज़रूर करिए। चेंज ओवर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेंटेनेंस में या सर्विस देने में। आपको तुरंत साइट पे नहीं जाना पड़ेगा, अगर लाइट है वहाँ अवेलेबल, जहाँ लाइट नहीं है वो तो अलग ही ऑप्शन हो गया, लेकिन वहाँ अगर डीजी है तो आप चेंज ओवर में डीजी का ऑप्शन दे सकते हैं कि सर इन्वर्टर बंद हो गया, आप थोड़ी देर के लिए आपका लोड डीजी पे चला लीजिए, उतने में हम आते हैं।
तो डीसी मिल जाएगा आपको, नहीं तो ग्रिड तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये चेंज ओवर का काम है। ये आपके बैटरी स्टैंड है। बैटरी स्टैंड की डिज़ाइन आपकी नंबर ऑफ बैटरी पे डिपेंड करती है, आप कैसा रखना चाहते हैं। ठीक है, दो जो रैक होते हैं दो उसका बनाना चाहते हैं, या 3 स्टेप का बनाना चाहते हैं, या सिंगल ही स्टेप का बनाना चाहते हैं। लेकिन आप ये बस याद रखिए, जैसे ये दूसरी फोटो में दिखाया है, तो ये गलत है बैटरी रखना। इसमें आपकी बैटरी क्या है, डायरेक्ट ज़मीन के संपर्क में है, ठीक है, ग्राउंड के, तो वो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए, इसमें इंसुलेशन रबड़ जो सीट आती है वो लगाइए। नहीं तो फिर अगर आप पूरी सीट नहीं है तो जो ये स्टैंड है उसके जो नीचे लेग हैं आप उसमें रबड़ के गुट्टे जो आते हैं ना, छोटे छोटे कैप्स बोलते हैं जिन्हें, वो लगा सकते हो आप, तो भी ये स्टैंड आपका आइसोलेट हो जाएगा ज़मीन ग्राउंड से, है ना। तो ये बैटरी स्टैंड है आपका। अर्थिंग मटेरियल ये भी हमने देखा था ऑन ग्रिड सिस्टम में, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं, अर्थिंग क्यों बनाना चाहिए, केमिकल क्या होता है, लग लगाते हैं हम, केबल या स्ट्रिप की डाल सकते हैं हम वायरिंग, लाइटिंग अरेस्टर क्यों लगाते हैं, ये भी हमने ऑन ग्रिड सिस्टम में जाना था। आप पूरा प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी। पीपीई के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जितने इसमें ये इक्विपमेंट है, या आपके गॉगल हैं, आपका हेलमेट है, सेफ्टी जैकेट है, ग्लव्स हैं, शूज़ हैं, तो ये क्यों ज़रूरी होता है, तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये फिर आपके टूल्स हैं। टूल्स तो मेनली वही यूज होंगे जो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में यूज होंगे, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं होता। लेकिन जब हम टेस्टिंग करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की, तो हमको एक मीटर लगता है, वो है हमारा बैटरी टेस्टर। या आपको अगर ग्रेविटी देखना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, हाइड्रोमीटर या ग्रेविटी मीटर। तो एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा ग्रेविटी मीटर पे, जिसमें आपको टेबल भी मैं शेयर कर दूंगा कि कितना पॉइंट दिखने पे ग्रेविटी मीटर में मेरी बैटरी कितने % चार्ज या डिस्चार्ज है, वो आपको उससे आप इजीली कंपेयर करके समझ सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके टूल्स है जो आपको इंस्टॉलेशन में यूज होंगे। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, है ना। और अगर आपको किसी भी स्लाइड में किसी भी कंपोनेंट के बारे में कोई डाउट है, या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आप बताना चाहते हैं कि सर ये भी इसमें ऐड होना चाहिए, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेरा नाम गूगल पे सर्च कर लीजिए, या ये मेरी वेबसाइट है, आप इन वेबसाइटों पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 7415324645, इस पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 7415324645 आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे या कमेंट बॉक्स में या मेरी वेबसाइट पे आप डायरेक्ट वहाँ से सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे। शेयर करते समय SEAC SEC या क्रिस श्रीवास्तव KRISSH क्रिस SHRIVASTAVA श्रीवास्तव, क्रिस श्रीवास्तव को टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप जो शेयर कर रहे हैं वो मेरे प्रोफाइल पे भी शेयर हो सके। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।